रीमा चाय बनाकर अपनी सास सरिता के पास लेकर जाती है और अपनी सास को देते हुए सरिता से कहती है, माँ जी चाय। ससुर जी कहाँ है? अभी तक उठे नहीं क्या? बहू तू तो अपने ससुर को जानती ही है ना, वो कहाँ ही सुबह सुबह उठते हैं। माँ जी लेकिन ये बहुत ही गलत आदत होती है देर तक सोने की। जल्दी उठना बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो उठ जाते तो मैं उनको भी चाय दे देती ना। बहू ये अच्छी बातें कहाँ ही तेरे ससुर को समझ में आती हैं। उन्हें तो बस अपनी मनमानी ही करनी होती है। आज तक तो वो सुधरे नहीं। तुझे क्या लग रहा है अब एक दिन में सुधर जाएंगे? माँ जी वो बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में सब लोग ही नियम को मानते हैं, जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बस ससुर जी ही ना करे तो ये भी अच्छा कहाँ लगता है। बहू तू तो अभी कुछ महीने से ही देख रही है ना, लेकिन मैं तो तेरे ससुर को शुरू से ही देख रही हूँ। मैंने भी बहुत कोशिश की कि तेरे ससुर को अच्छे से समझाऊं, लेकिन वो नहीं सुधरने वाले। वही तो माँ जी। रीमा और सरिता इसी तरह बातें करती रहती हैं। 12 बजे जब रीमा के ससुर मनोज की आंख खुलती है तो वो अपनी बहू को बुलाने लगते हैं। रीमा अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, जी ससुर जी उठ गए आप? अरे बहू दिखाई नहीं देता तुझे? मैं सोया नहीं हूँ, जाग चुका हूँ, फिर भी सवाल किए जा रही है। अच्छा चल ये सब छोड़, मेरे लिए कप चाय बना के लेकर आ। मुझे चाय पीना है। हल्का होने के लिए मुझे चाय की जरूरत होती है। ससुर जी आप हमारे साथ ही उठ जाया करिए ना। आपके लिए बार बार अलग से चाय बनानी पड़ती है, गैस भी लगती है, दूध भी अलग से इस्तेमाल होता है, खर्चा भी कम हो जाएगा। फिर तू अपनी सास को पट्टी पढ़ाने लग गई। अरे मैं नहीं उठ सकता तो नहीं उठ सकता। सुबह जल्दी मेरी आदत नहीं है उठने की, तो मैं क्यों उठूं? और क्या दिक्कत है मैं जल्दी नहीं उठता तो? तुम लोगों को चाय बनानी पड़ती है, गैस खत्म होता है, इसीलिए तुम लोग मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो। अरे क्या दिक्कत क्या है इस घर में? चैन से बंदा सो नहीं सकता क्या? ऐसा नहीं है ससुर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इसलिए दिक्कत होती है कि घर के सारे काम सुबह हो जाते हैं, बस आप ही इतना लेट उठते हो। घर में शनिचर आता है, घर के भले के लिए बोल रही हूँ मैं। बहू अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे आने के बाद सारी दिक्कत सारी परेशानी होने लग गई है। ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। अब यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रही है? चाय बना कर लेकर आ। जब देखो तब बकवास करती रहती है। रीमा अपने ससुर को समझाती तो है, लेकिन रीमा के ससुर जी उसकी एक भी बात नहीं समझते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। रीमा को अपने ससुर की कई आदतें खराब लगती हैं, जिससे रीमा काफी परेशान होती रहती थी। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह रीमा नहाने के लिए जा रही होती है, तभी देखती है कि उसके ससुर बाहर से कहीं आ रहे थे। ये देखकर रीमा अपने ससुर से कहती है, अरे ससुर जी इतनी सुबह सुबह बाहर कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ? आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? कुछ नहीं, बस सैर करने के लिए निकला था। सुबह सुबह सैर करना अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है ससुर जी, लेकिन सुबह के 5:30 बजे आप घूमने के लिए चले गए। अरे आपकी तो आंखें नहीं खुलती हैं, नींद नहीं पूरी होती है। फिर आज ये चमत्कार हुआ कैसे? इतने सालों से माँ जी आपको सुधार नहीं पाई। मैंने भी कई बार आपको सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब तक तो ये चमत्कार हमें कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन आज क्या हो गया आपको? आप इतनी सुबह उठ गए और सुबह उठकर सैर पर भी चले गए। अरे बहू तुझे परेशानी क्या है? अरे जब देखो तब तू मुझे ताने देने लगती है। अरे जबकि मैं तो अब जल्दी उठने लग गया हूँ, तब भी तू ताने दे रही है। अरे पहले लेट उठता था तब भी तू देती थी। तू चाहती क्या है? मैं क्या करूँ बता दे, मैं वही करूँगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ससुर जी, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आप जल्दी उठ गए। ऐसे ही रोज जल्दी उठ जाया कीजिए। रीमा को अपने ससुर का ये बदला हुआ अंदाज कुछ समझ नहीं आता और वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है। उसके ससुर जी जल्दी उठ जाते हैं, अपना काम खुद करने लग गए हैं। तभी एक दिन रीमा बाजार से आ रही होती है, तभी वो अपने ससुर को सड़क पर चूड़ियाँ खरीदते हुए देखती है। ये तो ससुर जी है ना? लेकिन ससुर जी ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीद रहे थे? जरूर माँ जी के लिए खरीद रहे होंगे। कितना अच्छा है ना, ससुर जी माँ जी से कितना प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में अभी तक कितना प्यार बना हुआ है। रीमा अपने ससुर को बिना टोके ही घर आ जाती है। घर आने की कुछ देर बाद मनोज भी घर आ जाता है। मनोज जाकर शांति से बैठ जाता है। तभी रीमा की सास वहाँ आती है। ये देखकर रीमा अपने ससुर से कहती है, वैसे ससुर जी आप कुछ लाए हैं क्या आज माँ जी के लिए? नहीं मैंने तो कुछ नहीं लाया। कुछ लाना था क्या?
लगता है ससुर जी शर्मा रहे हैं मेरे आगे बताने से। वैसे शर्म तो आनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। कल सुबह पूछ लूंगी ससुर जी ने कौन सी चूड़ियाँ गिफ्ट करी हैं। अगली सुबह सरिता जब बैठी होती है तो रीमा उसके पास आती है और बोलती है, माँ जी, आपकी चूड़ियाँ काफी पुरानी हो गई हैं। ससुर जी से कहकर नई चूड़ियाँ मंगवा लीजिए ना। बहू तू ये कैसी बातें कर रही हैं? तेरे ससुर जी को तो मेरे हाथ का नाप भी नहीं पता होगा, वो मेरे लिए चूड़ियाँ क्या लेकर आएंगे? आज तक उन्होंने मुझे एक छोटा सा तोहफा तक नहीं दिया। क्या पता कल ससुर जी आपके लिए चूड़ियाँ लाए हो, आप मुझे बताना ना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। अरे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तेरे ससुर जी मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। खैर छोड़, मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। रीमा को अब अपने ससुर पर काफी ज्यादा शक होने लगा था, इसलिए रीमा अब हर समय अपने ससुर पर नजर रखने लगी थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे रीमा का शक और भी पक्का होता जा रहा था। कई दिनों बाद मनोज पार्क में टहल रहा था, तभी रीमा वहाँ पहुँच जाती है और अपने ससुर से कहती है, अरे ससुर जी, आप यहाँ पार्क में कब से टहलने लग गए? और घर से तो आप ये बोल कर आए थे कि आपको किसी दोस्त के घर जाना है। मुझे नहीं पता था कि आपका दोस्त पार्क में रहता है। अरे बहू, जा तो मैं दोस्त के घर ही रहा था, लेकिन पार्क आ गया तो सोचा थोड़ा टहल लेता हूँ, शरीर के लिए अच्छा होगा, इसलिए यहाँ आ गया। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं ससुर जी। खुद का तो टाका कहीं और भिड़ा हुआ है और यहाँ मेरे मुंह के आगे क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं कि पार्क में टहलने चाहिए। कोई बात नहीं, अब तो मैं माँ जी को और उन्हें सच बता कर ही रहूंगी। मेरे ससुर जी का टाका कहीं और भिड़ा हुआ है, तभी तो इतने रंग ढंग बदल गए हैं उनके। और सुबह उठकर जल्दी पार्क भी जाने लगे। उस दिन चूड़ियाँ भी ली थी इन्होंने। बहुत हो गया, आज मैं सबको सच सच बता के रहूंगी। रीमा अब और नहीं रुक सकती थी और घर जाकर अपने पति रोहन और अपनी सास सरिता को सब कुछ बता देती है। घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे और मनोज के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मनोज जब घर आता है तो सरिता अपने पति से कहती है, आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में अपना टाका भिड़ाते हुए? अरे घर में जवान लड़का है, बहू है, उन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा? ये सब भी नहीं सोचा आपने? क्या ये सब तुम्हें किसने बताया? अरे थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो, यहाँ बच्चे खड़े हैं, कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ससुर जी, मुझे अच्छे से पता है ये जो आपके ये रंग ढंग बदले हैं ना, वह इसलिए क्योंकि आपका कहीं टाका भिड़ा हुआ है। सुबह जल्दी उठ जाते हो आप, अब अच्छे से बन-ठन के भी रहते हो। उस दिन मैंने बाजार में आपको चूड़ियाँ लेते हुए देखा था, जो कि आपने माँ जी को भी नहीं दिए और पार्क भी जाने लगे। ये सब किस लिए? आपका कहीं टाका भिड़ा है क्या? अरे बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह इसलिए जल्दी उठता हूँ क्योंकि आजकल मुझे नींद नहीं आती, और चूड़ियाँ लाया था तो तेरी सास के लाया था, जब हमारी एनिवर्सरी आती उसमें देता। सोचा था छुपा के रखूंगा, लेकिन तूने सारी सरप्राइज की ऐसी की तैसी कर दी। और रही बात पार्क जाने की, वहाँ तो मैं इसलिए जाता था क्योंकि आजकल पेट खराब रहता है, तो थोड़ा टहल लूंगा तो सोचा सही होगा। सच सबके सामने आ जाता है, जिसके बाद रीमा को खुद पर काफी शर्म आती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इस बात को लेकर हमेशा ही मजाक बनता है और ये बात धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। अंजू और मंजू दोनों सगी बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक ही कमरे में रही, एक ही क्लास में पढ़ी, यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहती थी। बीतते समय के साथ अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। इसीलिए अंजू मंजू की माँ कमला दोनों की शादी के लिए रिश्ते की बात करने, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां अंजू और मंजू अब शादी के लायक हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों के लिए अच्छे रिश्ते बता दो। कमला बहन, आजकल अच्छे लड़के भला कहाँ मिलते हैं? अरे थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई समझ आता है। तो तुम इसलिए सब्र रखो और जरा एक बात ये बताओ कि लड़के एक ही घर के चाहिए या फिर अलग अलग? मैंने सुना है कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना आगे जाकर दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग घर में ही लड़के देखें। ठीक है कमला जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। कमला के घर एक दिन पंडित जी आते हैं और कमला उनसे कहती है, अरे पंडित जी आइए, आज कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? लगता है कमला जी आप भूल गई हैं
कुछ दिनों पहले आप हमारे पास आई थी अपनी बेटियों की शादी की बात करने के लिए, और मैं उन्हीं के लिए रिश्ता बताने आया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी बताओ, कौन है वो लड़के और उनका परिवार? पंडित कमला को सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला की दोनों बेटियाँ अंजू और मंजू आती है और कमला उन्हें देखकर कहती है, अरे अंजू मंजू, आ गई तुम दोनों? यहाँ आओ, देखो पंडित जी ने तुम्हारे लिए रिश्ते देखे हैं। आओ तुम दोनों भी देख लो जरा लड़कों को। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, खानदान भी अच्छा है दोनों का। क्या कहा माँ? आप हमारी शादी करवा रही हैं और आपने रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए, हमें बताए बिना ही? अरे इसमें अब तुम दोनों से क्या पूछना, बेटी हो तुम दोनों मेरी। अब शादी के रिश्ते भी तो मैं ही देखूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो। हाँ माँ, आपने सही सोचा है। अगर मेरी और अंजू की शादी एक ही मंडप में होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा, खाने पीने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेंगी। अब देखो अंजू बेटी, तुम्हारे पापा तो है नहीं जो वो तुम दोनों की शादी अलग अलग करवा देते। अब मैं अकेली कहाँ तक कर पाऊंगी ये सब, इसलिए सोचा एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दूं। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी कर ही लूंगी शादी, लेकिन लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। तभी तो पंडित जी को बुलाया है बेटी। तुम अपनी पसंद से खुद देख लो जिस लड़के से तुम शादी करना चाहो। हाँ माँ, लाओ मुझे 2 फोटोज। कमला अपनी दोनों बेटियों को उन दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाती है और दोनों लड़कियां तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। अंजू को एक स्मार्ट लड़के से शादी करनी थी और मंजू एक नॉर्मल जीवन साथी चाहती थी। तभी पंडित जी अंजू और मंजू से कहते हैं, देखो बेटी अंजू मंजू, जिन लड़कों की तस्वीर तुम दोनों के हाथ में है वो दोनों ही एक अच्छे परिवार से हैं। ये दोनों लड़के तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ पंडित जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं राजी हूँ माँ शादी के लिए। माँ, आपको जो लड़का मेरे लिए सही लगे आप मेरी शादी उससे करवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात मानकर कमला पंडित से रिश्ता पक्का करने की बात कहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लड़के वाले भी अंजू मंजू के घर शादी की बात पक्की करने आते हैं और दोनों को ही लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। फिर शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है। दोनों बहनें अब शादी के कपड़े खरीदने अपने अपने होने वाले पतियों के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां मंजू का होने वाला पति राकेश उससे कहता है, मंजू देखो वो वाला जो लहंगा है कितना अच्छा है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा आपने, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? अरे तो क्या हुआ, महंगा है तो। अरे हमारी शादी भी तो पहली बार हो रही है और मैं चाहता हूँ कि शादी में मेरी होने वाली बीवी सबसे सुंदर नजर आए। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो अब शर्म आ रही है। सुनो कार्तिक, मैं भी ऐसा ही एक लहंगा लेना चाहती हूँ, लेकिन इससे भी महंगा। क्या कहा, इससे महंगा? अरे अंजू, ये लहंगा ही कितना महंगा है, इससे कम कीमत वाला कोई और देख लो। आखिर शादी में ही तो पहनना है और फिर रखे ही रहना है इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी में मैं ज्यादा सुंदर लगूं? मेरे लिए तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। मैं तो बहुत सिंपल शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक ही मंडप में तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है। इतना कहकर कार्तिक आगे चला जाता है और अंजू गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद राकेश मंजू को बहुत महंगी महंगी चीजें दिलवाता है, लेकिन वहीं कार्तिक कंजूसी करता है और इस बात से अंजू को बहुत गुस्सा आता है। कुछ घंटे शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाती है। मंजू का सारा सामान देखकर अंजू उससे बहुत जलती है। अब धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया था और अब दोनों की हल्दी की रस्म थी। मंजू की ससुराल से उसका हल्दी का जोड़ा आता है, लेकिन अंजू के ससुराल से एक सिंपल पीला सूट आता है। तभी कमला की पड़ोसन विमला कहती है, अरे कमला बहन, ये सब क्या है? आज तुम्हारी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म है और देखो मंजू के ससुराल से कितना महंगा सूट और सामान आया है, लेकिन अंजू के ससुराल से तो बस एक सूट, वो भी सिंपल सा आया है। ये तो गलत बात है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है विमला बहन, ये तो मेरी बेटियों की किस्मत है। मंजू की किस्मत में अच्छा सूट था तो उसे वो मिल गया और अंजू की किस्मत में सिंपल।
फिर भी कमला बहन, उन्हें जरा सा तो ये सोचना चाहिए ना कि दो बहनों की एक ही मंडप में शादी हो रही है। कम से कम दोनों को बराबर का सम्मान तो आना चाहिए। ये तो दोनों में भेदभाव होगा। कितना बुरा लगेगा उस बेचारी अंजू को। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी अंजू बहुत समझदार है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो आप और आपकी बेटी जाने, हमें क्या, हम तो शादी में आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन आपकी बेटी कहीं इस बात को दिल से न लगा ले। कमला की भड़काऊ बातें सुनकर अंजू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और मंजू अपना वो महंगा वाला हल्दी वाला सूट अपनी बहन अंजू को दे देती है और खुद वो सिंपल सूट पहन लेती है। धीरे धीरे अब शादी का वक्त भी पास आ गया था। आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन अंजू और मंजू दोनों बहनों की एक ही मंडप पर शादी थी। शादी वाले दिन दोनों ही एक कमरे में तैयार हो रही थी। जब लड़कियां उन दोनों को देख रही थी तो अंजू से ज्यादा मंजू की तारीफ कर रही थी। ये देखकर अंजू को बहुत जलन होती है। कुछ देर बाद बारात घर के बाहर आ जाती है और अंजू मंजू से कहती है, मंजू, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंजू, तू ये क्या कह रही है? ये कोई मजाक का समय नहीं है। बाहर हमारी बारात आई हुई है, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? मंजू, मैं राकेश से प्यार करती हूँ, लेकिन अब देर हो गई बताने में। पर अगर मैं शादी करूँगी तो उससे ही, वरना किसी से नहीं। इतना कहकर अब अंजू मरने का नाटक करती है। ये सब देखकर मंजू को मजबूरन अपनी बहन की शादी अपने होने वाले पति से और खुद उसके होने वाले पति से शादी करनी पड़ती है और एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो बहुत बवाल होता है। लेकिन अफसोस, जिस लालच में अंजू ने राकेश से शादी की वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस पैसे का राकेश दिखावा करता था वो सब झूठ था, बल्कि वो तो एक टूटे फूटे घर में रहने वाला था। शादी के लिए उसने लोन लिया था। वहीं मंजू की शादी जिस घर में होती है वो किसी महल से कम नहीं था। रानी कुछ ही दिनों पहले गांव से शहर आई थी अपने मामा के घर। आज उसके मामा उसे शहर घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं। मामा, आज मुझे आपके शहर के सबसे अच्छे फास्ट फूड खिलाओ। गांव में तो मैं कुछ भी नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं, अब तू मेरे साथ शहर में है तो मैं तुझे यहाँ का सबसे अच्छा स्प्रिंग रोल खिलाऊंगा। क्या स्प्रिंग रोल? अब भला ये क्या चीज है? भांजी, ये यहाँ का सबसे मजेदार फास्ट फूड है। चल तुझे चल के स्प्रिंग रोल खिला कर लाता हूँ। इतना कहकर अब रानी के मामा उसे सामने की एक दुकान पर लेकर जाते हैं और उसे कुछ स्प्रिंग रोल खरीद कर देते हैं, जिसे देखकर रानी के मन में ख्याल आता है, अरे ये क्या? मुझे तो लगा था इसके नाम की तरह इसमें भी स्प्रिंग लगी होगी, लेकिन ये तो सब्जी से भरे पराठे की तरह है। इसमें क्या खास बात है मामा जी? ये तो मैं भी बना सकती हूँ। अरे भांजी, एक बार ये स्प्रिंग रोल खाकर तो देख, फिर तुझे तेरे पराठे और स्प्रिंग रोल में अंतर पता चल जाएगा। वैसे मन तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, एक बार खा ही लेती हूँ। इतना कहकर अब रानी उन स्प्रिंग रोल्स को चख कर देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं, जिसके बाद वो पास रखे और स्प्रिंग रोल्स भी खाने लगती है। क्या बात है मामा जी, ये रोल तो सच में बहुत मजेदार है। इसका स्वाद कितना लाजवाब है, मन कर रहा है और खाने का। अरे अगर बस स्प्रिंग रोल ही खाती रहोगी तो बाकी सब कैसे खाओगी? लेकिन मामा जी, मुझे तो ये स्प्रिंग रोल ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करो, आप थोड़े स्प्रिंग रोल पैक करवा लो और हम चलते चलते बाकी चीजें भी चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं स्प्रिंग रोल पैक करवा देता हूँ, बस। इतना कहकर अब दोनों मामा भांजी वहाँ से और स्प्रिंग रोल्स खरीदकर आगे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं, लेकिन रानी को स्प्रिंग रोल्स खाना बहुत पसंद था, तो वो रोज शाम के समय अपने मामा से स्प्रिंग रोल लाने के लिए कहती थी। एक दिन उसकी मामी रोज रोज स्प्रिंग रोल खाने पर उसे टोक देती है। रानी, ये क्या हो रहा है? तुझे जब से आई है तब से रोज स्प्रिंग रोल खाती रहती है, घर में खाना नहीं बनता क्या? ऐसी बात नहीं है मामी जी, मुझे स्प्रिंग रोल खाना पसंद है और अब बस आदत सी हो गई है स्प्रिंग रोल खाने की। अगर दिन में एक बार मैं स्प्रिंग रोल ना खाऊं तो मेरी भूख ही नहीं मिटती है। ये सब तेरे मामा की वजह से हुआ है। ना ही वो तुझे बाहर घुमाने लेकर जाते, ना ही स्प्रिंग रोल खिलाते, और ना ही तुम्हें दिन रात स्प्रिंग रोल खाने की आदत पड़ती। मामी, आप ये क्या कह रही है? मुझे स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। आप मामा से मना मत करना स्प्रिंग रोल लाने के लिए।
बस बहुत हो गया तेरा, पूरा दिन कुछ नहीं करती है, बस बैठे बैठे स्प्रिंग रोल खाती है। मामी मेरी बात तो सुनिए। रानी की मामी उसकी एक बात नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद भी रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद ही YouTube पर देखकर स्प्रिंग रोल बनाना सीखती है और खुद घर पर बनाकर खाती है। ऐसा करते हुए उसकी मामी उसे देखती है। ये सब क्या है रानी? तुझे बाहर के स्प्रिंग रोल खाने से मना किया तो तू घर पर बनाकर खाने लगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे गांव वापस भेजना ही पड़ेगा, वरना ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाकर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तेरे घर वाले बोलेंगे कि मैंने तुझे कुछ किया है। इससे अच्छा तुझे गांव ही वापस भेज दे। मामी आप ये क्या कह रही हैं? अब तो मैं बाहर का भी नहीं खा रही हूँ, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। तू अपने गांव अपनी माँ के पास जाकर चाहे तो घर में खाना खा या बाहर खा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ ये सब मत खा। इतना कहकर रानी की मामी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद रानी की मामी ना तो उसे स्प्रिंग रोल ला कर देती और ना ही घर पर बनाने देती। एक दिन रानी बाजार से कुछ सामान लाती है और तभी उसकी पड़ोसन से उसकी मुलाकात होती है, जो कि उसे देखकर उसे जान पहचान बढ़ाने लगती है। कुछ दिनों बाद रानी की मामी के पास वो आती है और उसे कहती है, बहन जी, तुम्हारे घर जो लड़की आई है वो कौन है? देखने में तो बहुत सुंदर है। मेरी ननद की बेटी है, कुछ दिनों के लिए शहर रहने के लिए आई है। क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या? नहीं नहीं, किया तो कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपसे साफ साफ बात करती हूँ। मेरी बहन का एक बेटा है, उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही हैं, तो हमें आपकी भांजी पसंद आ गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भांजी की शादी मेरे बहन के लड़के से करा दे तो अच्छा होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप घर में आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? रानी, ओ रानी, जल्दी से विमला आंटी के लिए चाय बना ले आ। बहन जी ये आप क्या कह रही हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके लिए कोई अनजान हूँ मैं। चाय पानी तो परायों से पूछा जाता है। नहीं नहीं, आप पराई कहाँ से हुई? आप तो अपनी है, तभी तो चाय नाश्ते के लिए पूछ रही हूँ। अगर बस टाइम पास के लिए आती तो गेट से ही भगा देती। अब दोनों साथ में बैठकर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। विमला के घर से जाने के बाद रानी की मामी सारी बात रानी की माँ को बताती है। रानी की माँ भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी की बात सुनकर, और वो भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। शाम को रानी के मामा घर आते हैं तो वो शादी की बात करने लड़के वालों से मिलने के लिए कहते हैं। कुछ दिन और गुजरते हैं। लड़के वाले और लड़की वाले एक दूसरे से मिलकर शादी की बातचीत करते हैं और रानी की शादी पवन नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद पवन रानी से कहता है, रानी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि शादी के बाद मैंने उन्हें पार्टी नहीं दी थी, तो वो मेरे घर पर आकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो तुम्हें जो सबसे अच्छा आता है बनाना, बना देना, ताकि मेरे दोस्त खुश हो जाएं और उनके सामने मेरी बेइज्जती ना हो। अच्छा, आपके दोस्तों के लिए खाना बनाना है तो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जो सबसे अच्छा आता है मैं वही बनाऊंगी और आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगी। थैंक्स डार्लिंग, अब बस जल्दी से उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दो, वो लोग आते ही होंगे। पवन वहाँ से चला जाता है और रानी किचन में चली जाती है। वो सोचती है कि वो अपने पति के दोस्तों के लिए सबसे अच्छा क्या बनाए। काफी सोचने के बाद उसके मन में स्प्रिंग रोल का ख्याल आता है और वो सभी के लिए स्प्रिंग रोल बनाती है। कुछ देर बाद पवन के दोस्त भी आ जाते हैं और पवन रानी को आवाज देकर खाना लाने को कहता है। रानी सभी के लिए स्प्रिंग रोल और सोया सॉस लेकर आती है। अरे वाह, देख तो भाई, भाभी स्प्रिंग रोल और सोया सॉस लेकर आई है। मुझे तो लगा था कि भाभी गाँव की है, छोले चावल लेकर आएंगी, लेकिन यह तो शहर की ओपन माइंडेड लड़की लग रही है। एकदम सही कहा सुमित, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में तो और भी लाजवाब होंगे। चलो स्टार्ट करते खाना। हाँ हाँ, खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है ये सब मेरी बीवी ने। खाओ और बताओ मेरी बीवी ने कैसा बनाया है। बस 1 मिनट। इतना कहकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं और रानी के हाथ के स्प्रिंग रोल खाकर सभी को बहुत मजा आता है। सभी रानी की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है कि रानी ने उसके दोस्तों के सामने उसका मान रखा और सभी मजे से बैठकर स्प्रिंग रोल खाते हैं। उनके जाने के बाद पवन अपनी बीवी से कहता है, क्या बात है रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें पता है, ये मेरे दोनों दोस्त ऐसे हैं कि इन्हें किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। ये जब भी किसी के हाथ का खाना खाते हैं तो उसके खाने में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते हैं। पहली बार इन्होंने कमी नहीं निकाली। सच में ये तो कमाल है। ये तो अच्छा ही हुआ, मेरा स्प्रिंग रोल खाना और बनाना किसी काम तो आया।
स्प्रिंग रोल की शौकीन होने की वजह से रानी के पति पवन की उनके दोस्तों के सामने इज्जत बच जाती है। रानी भी अपने स्प्रिंग रोल खाना अब नहीं छोड़ती।